हेलो, मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडक्टर सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सर्वव्यापी सूचक। और हमारे जो आपने अगले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें, बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको है जो बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सर्वव्यापी सूचक। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वव्यापी सूचक क्या है, बताइए। तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पीएस प्रेशर को बढ़ाने के लिए अनेक सूचकों का मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, जब आप किसी सर्वव्यापी सूचक को तैयार करते हो ज़्यादा पीएस प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो उसे ही हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोलथोफ। कौन सा? कोलथोफ, जिसमें हम मिलाते हैं फिनोप्थेलिन, एल है वो साइलेंट रहता है, इसमें मेथिल रेड, एल्फा नेफ्थेलिन और थाइमालथेलिन। ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसे हम मिलाकर एक सर्वव्यापी सूचक पीएस मान को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम एक तरफ तो लिखते हैं पीएस मान और एक तरफ रंग। जब पीएस मान 4 होगा तो वो विलयन कैसा होगा? लाल होगा। और जब पीएस मान 5 तो नारंगी, 6 पीएस मान तो हल्का पीला, और 7 होगा तो हरा पीला, 8 पीएस मान होगा तो वो विलयन कैसा होगा? हरा होगा, और 9 पीएस नीला हरा, 10 नीला बैंगनी, 11 पीएस मान होगा तो लाल बैंगनी। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के सामान्य गुण। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्लास 10वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार कि आप है जो अम्लों के सामान्य गुण बताइए, 4 गुण बताएं। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको 4 ही बताने, 5 भी पूछ सकता है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्लों के सामान्य गुणों के बारे में बताइए। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं अम्लों के सामान्य गुण। सबसे पहले आपको इसको पढ़ने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि संक्षारक क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले संक्षारक के बारे में बता देता हूँ कि संक्षारक वे होते हैं कि जो किसी भी पदार्थ को गला देते हैं, गलाने का कार्य करते हैं। जैसे लोहा होता है ना, उसी को भी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अम्ल और क्षारक के बारे में संक्षारक पढ़ रहे हैं। लेकिन संक्षारक उसे कहा जाता है जैसे कि आप लोहे को बारिश में रख दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? संक्षारक हो जाएगा। H2 के द्वारा Fe का है, जो अंदर से जो H2 निकल जाती है उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो लोहा है वो सड़ने लगता है। तो इसी प्रकार संक्षारक का मतलब होता है कि लकड़ी, कपड़ा, कागज़, त्वचा आदि को गलाना। अम्ल क्या करते हैं? लकड़ी, कपड़ा, कागज़, त्वचा आदि को गलाने का कार्य करता है। ये एक गुण हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल। ये खट्टे होते हैं, आपको पता है। एक बात आपको याद रखना है कि हमेशा अम्ल को है चेक मीन्स स्वाद से पता नहीं लगाना है आपको। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि चख लो सभी एसिड को। ठीक है, हाँ, जैसे कोई आम है, इमली है, वो वैसे खट्टी है तो आप कह सकते हो कि अम्ल है, लेकिन सारे एसिड है उनको हम चख कर चेक नहीं कर सकते। इसलिए तो हमने पीएच मान बनाया ताकि 7 से 0 के बीच में हो तो अम्ल हो, 7 से 14 के बीच में हो तो वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। जो अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, आपको पता है। और जो अम्ल होते हैं, चौथा पॉइंट है नीले लिटमस को लाल करना। ये जो लैब में आसानी से उपलब्ध हो जाता है लिटमस पत्र, जब उस पर आप एसिड को डालोगे अम्ल को, तो वो उस पत्र को है जो लाल कर देता है। ठीक है, अब ये है जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करना। ठीक है, ये क्या करते हैं? धातु से क्रिया करके अम्ल हैं जो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। कैसे करते हैं? हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। Zn एक धातु है, H2SO4, ये एक अम्ल है, ये अम्ल और ये धातु। इससे हम क्या क्रिया करेंगे? तो ये Zn है, ये H2 को यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा इसको। ये Zn यहाँ पर अटैक करेगा H2 की जगह। H2 है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, इस धातु और ये अम्ल क्रिया करेंगे ना तो H2 गैस मुक्त होगी। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है मैग्नीशियम और H2SO4 अम्ल, और ये है धातु। जब इसमें भी क्रिया होगी तो ये Mg है वो H2 को यहाँ से हटा देता है, ठीक है, और MgSO4 बना लेता है, और H2 है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब छठा पॉइंट है, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल व क्षार हैं आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और कभी कभी जल भी बनाते हैं। अब लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। हमने एक प्रबल अम्ल लिया है HCl, एक तरफ प्रबल क्षार ले लिया NaOH, ठीक है। आपका जाना पहचाना है NaOH कब से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, और HCl और NaOH। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे ना, HCl और NaOH, देखिए मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये NaCl ये 20 में डब्बे में वो निकल जाएगा, और ये OH और ये H यहाँ पर जल बना लेंगे। तो NaCl क्या लवण है आपका, जो सब्जी में डाल के खाते हैं, नमक, सीधी सी बात है। ये जल बन जाएगा और ये लवण। ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। वैसे प्रबल नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये भी अम्ल है और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस जल। क्लियर। अब हमने अम्लों के सामान्य गुणों को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्षारों के सामान्य गुण, ठीक है। तो इसमें भी पहला पॉइंट वही है कि संक्षारक होता है। ये भी लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करना इसका कार्य है, ठीक है। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद है वो खट्टा नहीं होता है, कैसा होता है, तीखा व जलन वाला होता है। कैसा, तीखा और जलन वाला होता है। ये भी जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं क्षारक। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो कैसा करते थे अम्ल, बताइए आप, लाल कर देते थे, ये कैसा करते हैं, नीला करते हैं। और ये कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। और ये क्या करते हैं, क्षार व अम्लों से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ये भी क्या करते हैं, क्षार और अम्ल से क्रिया करके, जैसे हमने NaOH क्षार ले लिया, ये अम्ल है, ये आपस में क्रिया करके लवण और प्लस जल बना लेंगे, NaCl प्लस H2O। क्लियर। सातवां पॉइंट है, तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाते हैं। ये कैसे, देखिए इसका कुछ फार्मूला है वो बड़ा है, CH2COR COR CH2COR। फिर हम तेल वसा से क्रिया करके, हमने एक क्षार ले लेते हैं आपका जाना पहचाना NaOH। ये तो है आपके पास तेल या वसा का फॉर्मूला, और जब हम इसे क्षारक से क्रिया करवाएंगे तब साबुन बनते हैं। तो हम ये क्षारक ले लिए 3, ठीक है, NaOH और NaOH, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले इनके लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। और हम ये 4 अणु ले लिए NaOH के। तो यहाँ से है, एक मिनट, ये 20 में जो डिब्बे में है वो यहाँ पर निकल जाएगा, 3RCONA। ये क्या है, RCONA, ये साबुन का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हमको मिल जाएगा ये CH2OH, CHOS और CH2OS, ठीक है। क्लियर। इसे हम बोलते हैं साबुन, ये साबुन बनाते हैं, ठीक है। जब तेल और वसा की जो क्रिया है वो NaOH से करवाई जाती है या क्षारक से करवाई जाती है तो है जो साबुन बनाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये फैट, इसको आप फैट भी बोल सकते हो, वसा, तेल, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ कि आपको है जो बढ़िया से बढ़िया नोट्स और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। आपको केवल और केवल मेहनत करनी है, याद करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये हैं क्षार हैं, ठीक है। ये क्या है, तीनों क्षार हैं। ये है साबुन, ये है ग्लाइसरॉल, ठीक है, ग्लाइसरॉल, ठीक है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं,
उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, इंग्लिश में कह सकते हो इसे प्यार से न्यूट्रलाइजेशन। इसकी परिभाषा देखिए, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे आपने ले लिया HCl और NaOH, ये क्या है? एक परबल अम्ल और परबल क्षार है। जो परबल अम्ल और परबल क्षार होते हैं वो 100% जल में घुल जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से NaCl और NaCl निकलता रहेगा, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, ये Na पॉजिटिव को, ये आपस में जुड़कर NaCl बनाते रहेंगे और ये ऐसे हाइड्रोजन और OH ये जल बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो ये परबल विद्युत अपघटन या परबल अम्ल क्षारक हैं परबल, तो ये आपस में लवण और प्लस जल बनाते हैं। तो ये पूर्ण मात्रा में वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। ये परबल है तो टूटते रहेंगे और बनता रहेगा, ये पूर्ण आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से इसका क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आगे उदासीनीकरण उष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसे प्यार से कह सकते हो आप इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखिए, जब 1 मोल अम्ल और 1 मोल मैं क्षारक बोल देता हूँ, क्षार आपको है, ठीक है, समझना है कि आपस में क्रिया कराने पर जितनी उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है तो उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उदासीनीकरण उष्मा। जब आप 1 मोल अम्ल लोगे, 1 मोल क्षारक की आपस में क्रिया करवाओगे तो जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होती है उसे आप क्या कहोगे? उदासीनीकरण उष्मा। अब देखिए यहाँ पर जैसे परबल विद्युत अपघटन है, ये परबल अम्ल भी कह सकते हो, ये परबल क्षार है, ठीक है। जब ये NaCl और H2O को बनाएगा, जब बॉन्ड बनते हैं तो ये है जो 13.7 कैलोरी उष्मा है वो रिलीज होती है, ठीक है, इसमें। क्लियर? जैसे HNO3 ये भी परबल अम्ल, ये भी KOH परबल अम्ल, जब आप इसे क्रिया करवाओगे, मैंने आपको बता दी इसकी क्रिया कैसे होती है, देखिए आप एक बार। यहाँ से KNO3 निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? KNO3 और H2O, इसकी भी एनर्जी है, उष्मा है, वो 13.7 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होगी। क्लियर? अब देखें कि सभी की जो उष्मा है जब रिएक्शन करवाएंगे या जो उदासीनीकरण उष्मा है वो अलग अलग होगी। कैसे होगी? देखिए, जैसे ये तो थे परबल अम्ल और परबल क्षारक, तब तक ये पूरे ही आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए इसकी एनर्जी है वो समान रहती है। लेकिन जब एसिटिक एसिड लेंगे हम, ठीक है, CH3COOH, ये तो है दुर्बल अम्ल, ये है परबल क्षारक। तो ये परबल क्षारक क्या करता है? OH को ज़्यादा मात्रा रिलीज करता रहेगा। इसको तो दुर्बल अम्ल है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने के लिए इसकी जो एनर्जी है थोड़ी इसको देनी पड़ेगी। जो 13.7 एनर्जी होती है उसमें से आपको 4 किलो कैलोरी है वो इस H पॉजिटिव आयन को देनी पड़ेगी, ठीक है। बेचारा ये तो वैसे ही आराम से आयनों में रिलीज हो रहा है, ये दुर्बल है इसलिए। तो ये है वो परबल होने के कारण इसके जो OH आयन ज़्यादा मात्रा में आयनन होंगे और इसका कम, तो इसलिए जो एनर्जी है ये इसके साथ कम मात्रा में जुड़ पाएगा। OH है वो H के साथ कम मात्रा में जुड़ेगा, इसलिए 13.3 कैलोरी ऊर्जा है उष्मा जो रिलीज होगी। CH3COOH बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे देखो, दुर्बल अम्ल ये दुर्बल क्षारक है, इसलिए OH ज़्यादा ये दोनों ही दुर्बल है, इसलिए दोनों ही क्या करेंगे, उनको उष्मा की आवश्यकता होगी। तो जो यहाँ उष्मा है ये वाली, उसमें थोड़ी सी उनको देकर इसमें से जो है आयन है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। OH और S जल बना लेते हैं और ये है वो जो बना लेते हैं HCOONH4, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो 11.9 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अब एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, नोट। क्या है? नोट। परबल अम्ल व परबल क्षार उदासीनीकरण उष्मा का मान सदैव निश्चित,
ठीक है। कैसे होता है देखिए कि जो उष्मा है, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होंगे वो ज़्यादा आयनों में टूट जाएंगे, उसका पूर्ण आयनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आयनन हो जाएगा। इसलिए उसकी जो उष्मा है वो निश्चित होती है। कितनी होती है? 13.17 किलो कैलोरी होता है और निश्चित होती है, ठीक है। क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघटे होने के कारण ये पूर्ण रूप से आयनित रहते हैं, ठीक है। ये जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हैं, सुने एक बार ध्यान से सुन लें, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक हैं, उसकी जो उदासीनीकरण उष्मा का मान है वो सदैव निश्चित रहता है 13.7 किलो कैलोरी। क्यों रहता है निश्चित? क्योंकि जो ये प्रबल वैद्युत अपघटे होने के कारण ये जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। अब देखिए, जबकि दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारकों के लिए उदासीनीकरण उष्मा का मान कुछ कम होता है, क्योंकि दुर्बल अपघटे होने के कारण ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, इसलिए उनकी जो उदासीनीकरण उष्मा है वो कम होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि आप है जो क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अटेंड कर पाएँ बोर्ड एग्जाम में और आपके जो नंबर हैं वो बेटर आ सकें। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।